explain the importance of maintaining registered records and returns under the OS Act. ठीक है, what specific document must be maintained, ये बोल रहा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड के तहत कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है मेंटेन करने चाहिए। ठीक है, और ये बोल रहा है कि मेंटेन क्यों करना जरूरी है रजिस्टर को, रिकॉर्ड्स को, ठीक है, रिटर्न्स को, इसके महत्व बताएं। ठीक है, तो देखिए दी अंडर द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, short form OS code 2020, maintaining proper register records and filing timely return plays a crucial role in ensuring workplace safety, legal compliance and accountability। सही बात है ना, अगर कोई भी कंपनी है या कोई भी स्टेब्लिशमेंट है या कोई भी फैक्ट्री है, ठीक है, अगर वो अपने यहाँ पे रजिस्टर मेंटेन नहीं करता है कि कितने स्टाफ है उनके पास, क्या क्या सुविधाएं वो में दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, ठीक है, क्या क्या उन्होंने सेफ्टी जो होता है ना सुरक्षा मापदंड, वो उनका मतलब कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सब टाइमली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी के पास सारे रिकॉर्ड हैं या नहीं है, ये सारी चीजें जरूरी है ना। जब आप उस कोड की बात करो तो उस कोड में ये सारे प्रावधान किए गए हैं कि हर कंपनी, हर एस्टेब्लिशमेंट, हर फैक्ट्री, ठीक है, ये सारी चीजें मेंटेन करेंगी। अब क्या क्या जरूरी है वो देखिए। Importance of maintaining registered records and returns, regulatory compliance and accountability. The OS code mandate that employers maintain and produce required document। ठीक है, अगर ये जो ओस कोड है ये बोलता है कि जो भी एम्प्लॉयर होगा मतलब मालिक होगा, वो मेंटेन करेगा अपने कंपनी के अंदर सारे डॉक्यूमेंट, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करता है, ठीक है, नॉन कंप्लायंस के केस में, इंक्लूडिंग फेलियर टू मेंटेन और प्रोड्यूस सच रिकॉर्ड कैन लीड टू पेनल्टीज रेंजिंग फ्रॉम 50,000 to 1 lakh with higher penalties for repeated offenses 2 lakhs। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो ओस कोड के तहत ये बोला गया है कि आपको सारे रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने होंगे, एम्प्लॉयज के रजिस्टर मेंटेन करने होंगे, ठीक है, रिटर्न फाइल करना है आपको टाइमली। अगर ये सारे प्रोविजन का कंप्लायंस नहीं करता है एम्प्लॉयर, तो उनके नॉन कंप्लायंस के केस में उनको पेनल्टी भी लगाई जा सकती है, जो 50,000 से 1 लाख तक का हो सकता है। अगर वो कंटिन्यू करते आ रहे हैं यही ऑफेंस रिपीटेडली, तो उनके ऊपर 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिंग ड्यू डिलीजेंस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन shows employers have complied with safety protocol, medical screening, accident reporting, and employment notices. This is essential for both integral governance and responding effectively to inspector inquiries। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर कोई कंपनी है वो अपने यहाँ पे सेफ्टी प्रोटोकॉल मेंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, मेडिकल स्क्रीनिंग वगैरह है या नहीं है, एक्सीडेंट रिपोर्टिंग उसने पूरा डिटेल में लिखा है या नहीं लिखा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो नोटिसेस वगैरह हैं वो सारे हैं या नहीं है। अगर कोई एम्प्लॉयर ये सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट, ठीक है, शो करता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो उनके अंदर का जो इंटरनल गवर्नेंस है वो भी स्मूथली चलता है। ठीक है, उसके लिए भी जरूरी है। और कोई इंस्पेक्टर अगर इंक्वायरी करने आता है तो उनके लिए भी सर सही रहेगा कि भाई आओ आपके टेबल पे सब फाइल दे देता हूँ, चेक कर लो। ठीक है, अगर आप ये सारे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके इंटरनल गवर्नेंस में भी प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, और जो इंस्पेक्टर आएगा इस ओस एक्ट के अंदर आपके यहाँ पे इंक्वायरी के लिए, उनको भी इफेक्टिवली वो काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी जरूरी है। तीसरा है वर्कर सेफ्टी एंड हेल्थ मॉनिटरिंग, डॉक्यूमेंट लाइक हेल्थ रिकॉर्ड, मेडिकल एग्जामिनेशन आर द की टू प्रोटेक्टिंग वर्कर। ठीक है, तो जो भी वर्कर वहां पे काम कर रहे हैं उनका मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट भी कंपनी के पास होना चाहिए, उसका भी अलग से एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। ठीक है, कौन सा स्टाफ कब लगा था, कब से कब वो बीमार पड़ा, क्या प्रॉब्लम हुआ उसको, ठीक है,
अगर कोई इंजरी हुई तो कौन सी इंजरी थी, कॉम्पनसेशन उनको कितना मिला, ठीक है, उनका हेल्थ तब से लेके अब तक कैसा है। तो ये सारा डिटेल आपको जो है मतलब रखना पड़ेगा। तो वर्कर के सेफ्टी और हेल्थ का जो को जो मॉनिटर करते हैं उसके भी सारे डॉक्यूमेंट आपको रिकॉर्ड के तौर पे रखने चाहिए, ठीक है। स्पेशली दोज एक्सपोज टू हजार्डस सब्सटेंसेस, ठीक है, स्पेशली जो वो लोग जिनके यहाँ पे हजार्डस सब्सटेंसेस के काम होते हैं और उनके वर्कर वहाँ पे एक्सपोज होते हैं, मतलब बाहर खुल के काम करते हैं वहाँ पे, ऐसा। एंड अलाउिंग टाइमली इंटरवेंशन, दिस हेल्प्स सेफगार्ड एक्सपोजर, ठीक है, प्रॉन एम्प्लॉयज एंड इंश्योरिंग लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो हजार्डस फील्ड में काम करते हैं उनके लॉन्ग टर्म के लिए जो सेफ्टी है, हेल्थ है, ठीक है, उसके सेफगार्ड में हेल्प मिलता है। नेक्स्ट है इनेबलिंग इंस्पेक्शन एंड ओवरसाइट। सही बात है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, ठीक है, आपने सारे रिकॉर्ड्स रखे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर को, जो भी आएंगे अथॉरिटी, उनको इंस्पेक्ट करने में सुविधा मिलेगा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंस्पेक्टर, ये ओएसआई करके एक अथॉरिटी है इस एक्ट के अंदर, ठीक है, जिसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी इंस्पेक्टर। तो वो जब आते हैं तो रिलाई ऑन दीज रजिस्टर्ड एंड रिकॉर्ड टू एक्सेस वर्क प्लेस कंडीशन एंड compliance. It employers fail to produce required document, it attract penalties, ठीक है। तो अगर इंस्पेक्शन अथॉरिटी आते हैं आपके यहाँ पे, इंस्पेक्टर आता है, ठीक है, और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट वगैरह आपने प्रॉपर रखे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है, उनको रिलाई करने में अच्छा रहेगा। अगर आपने ये सारी चीजें कंप्लायंस नहीं की हैं, जो कंडीशन आपको दिए गए थे, तो इससे क्या होता है, इससे आपके ऊपर पेनल्टी भी अट्रैक्ट हो सकती है। नेक्स्ट है कौन कौन से डॉक्यूमेंट, दूसरा सवाल क्या था, व्हाट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट मस्ट बी मेंटेन, ये इसी में सवाल था आगे का, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है। पहला है, देखिए चैप्टर 12 में एक्सप्लेन है, रजिस्टर रिकॉर्ड एंड रिटर्न। द कोड ब्रॉडली क्रिमिनलाइज द फेलियर टू मेंटेन एनी रिक्वायर्ड रजिस्टर, अदर डॉक्यूमेंट और फाइल रिटर्न्स एंड प्रोड्यूस एनी रजिस्टर, plan, record, report, document when required. Violation attract penalties up to 50,000, no, penalties of 50,000 to 1 lakh for first offense and subsequent offense और repeated offense के लिए 2 लाख है। ये तो अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। हेल्थ रिकॉर्ड्स फॉर हजार्डस प्रोसेसेस, ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी है मेंटेन करना, तो हेल्थ रिकॉर्ड आपको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। नोटिस जो वर्क के होते हैं वो भी आपको मेंटेन करके रखना है एम्प्लॉय के, ठीक है। इंसिडेंट रिपोर्ट ये भी आपको मेंटेन करके रखना है कि कब कहाँ कैसे क्या हुआ था, ठीक है। अगर कोई इंजर्ड हुआ था तो कितना हुआ था, उनको क्या क्या सुविधाएं दी गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इम्पोर्टेंट है, जो मेंटेन करना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7वां सवाल, डिस्क्राइब्ड मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैटरनिटी बेनिफिट क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब करने बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है कि कौन कौन इसको एलिजिबिलिटी मतलब ले सकता है, ठीक है, क्या है क्राइटेरिया मैटरनिटी बेनिफिट लेने के लिए। तो देखिए, द कोड अप्लाइज टू मैटरनिटी बेनिफिट इन फैक्ट्री, माइंस, प्लांटेशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट owned ones, shops or establishment employing 10 or more employee on any day during the preceding 12 month, ठीक है। तो ये बोल रहा है 10 या 10 से ऊपर के एम्प्लॉय अगर किसी एस्टेब्लिशमेंट में है तो वहां पे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। फैक्ट्री है वहां पे भी मिलेगा, माइंस है वहां पे भी मिलेगा, ठीक है। अदर एस्टेब्लिशमेंट एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, और भी प्रीमाइसेस हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा अगर नोटिफाइड है तो वहां पे भी मैटरनिटी बेनिफिट एप्लीकेबल होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ए वुमेन इज एंटाइटल टू मैटरनिटी बेनिफिट इफ शी हैज एक्चुअली वर्कड फॉर एटलीस्ट 80 days
इन दी 12 मंथ प्रेसिडिंग हर एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। ठीक है, उसके डिलीवरी डेट से पहले 12 महीने के भीतर अगर उन्होंने 80 दिन काम किया है कंटिन्यूअसली, ठीक है, तो उनको जो है मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ मिलेगा। दिस काउंट इंक्लूड डेज वर्कड, डेज ऑन ले ऑफ और हॉलीडेज विद वेजेस। ठीक है, इसमें ये जो 12 महीने का है उसमें उनका छुट्टी वगैरह सब आ जाएगा। नेक्स्ट है बेनिफिट अवेलेबल, मैटरनिटी लीव एंड पे। इसमें जो मैटरनिटी बेनिफिट में बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मिलता है वही है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा मान के चलिए मर गया, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो भी उनको मिलेगा। बच्चा गिराना है तो भी उनको मिलेगा। मेडिकल टर्मिनेशन करना है तो भी उनको मिलेगा। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें हैं वहां पे अवेलेबल। तो पहला है मैटरनिटी लीव एंड पे, मैक्सिमम ड्यूरेशन 26 वीक्स ऑफ विच नो मोर देन 8 वीक्स में प्रीसीडेड द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। ठीक है, 8 वीक जो है आपको डिलीवरी से पहले मिलेगा और बाकी के रिमेनिंग वीक आपको डिलीवरी के बाद का मिलेगा। ठीक है, तो मतलब टोटल 26 वीक आपको मैटरनिटी बेनिफिट के तौर पे मिलेगा और फुल्ली पेड रहेगा वो। ठीक है, एक लैंडमार्क केस भी था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें एक महिला को मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए दिया गया, लेकिन संडे का काट लिया गया 26 वीक में। ठीक है, तो उन्होंने कोर्ट में चैलेंज किया, तो कोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी बेनिफिट जो है महिलाओं को दिया गया एक मतलब वो है वेलफेयर लेजिस्लेशन है। ठीक है, तो उसमें जो एम्प्लॉयर है वो लालच नहीं कर सकता कि मैं संडे को नहीं दूंगा, क्योंकि संडे को वो काम नहीं करती थी। तो ऐसा नहीं है, 26 वीक का मतलब है हर दिन का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, 26 वीक, उसमें संडे का आप नहीं काट सकते। ठीक है, तो ये है। तो 8 वीक आपको डिलीवरी से पहले मिलेगा और सो कितना हो गया, 18 8 26 ना, 18 वीक आपको मतलब डिलीवरी के बाद मिलेगा। ठीक है, if the woman has 2 or more surviving children, the entitlement reduced to 12 weeks, of which up to 6 week may be before delivery। ठीक है, अगर आपने एक बार ले लिया है, 2 बार ले लिया है, ठीक है, अब आपका तीसरा बच्चा है, तो इसमें आपको 26 वीक नहीं मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको 12 वीक ही मिलेगा। 12 वीक में भी 6 वीक आपको डिलीवरी से पहले और 6 वीक डिलीवरी के बाद, ये याद रखना। तो ये वहां पे अप्लाई होता है जहां पे 2 या 2 से अधिक बच्चे उनके ऑलरेडी हैं। ठीक है, ये याद रखना। तो उस केस में 12 वीक मिलेगा, और अदरवाइज अगर कोई पहली बार प्रेग्नेंट हुई है या दूसरी बार, तो उस केस में आपको जो है 26 वीक का मिलेगा, जिसमें 8 वीक पहले, 16 18 वीक बाद में। इसके बाद है अडॉप्टिंग और कमीशनिंग मदर्स। ठीक है, फॉर चाइल्ड बिलो 3 मंथ आर एंटाइटल्ड टू 12 वीक ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट स्टार्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग ओवर द चाइल्ड। ठीक है, अगर कोई महिला है और वो बच्चे को गोद लेना चाहती हैं, ठीक है, और वो बच्चा 3 महीने से नीचे का है, तो उनको 12 वीक का मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और वो बच्चा जब गोद लेती हैं तब से वो 12 वीक स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी में मैटरनिटी लीव में आपको मेडिकल बोनस भी मिलता है। ठीक है, इफ द एम्प्लॉयर डज नॉट प्रोवाइड फ्री नटल confinement or post natal care, the woman is entitled to a medical bonus of 33,500 or any amount notified by the central government. If the employer does not provide free prenatal confinement or postnatal care, the woman is entitled to a medical bonus of rupees 3,500 और एनी अमाउंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो प्रेग्नेंट से पहले और प्रेगनेंसी के बाद अगर एम्प्लॉयर उनको कोई फ्री मतलब मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं देता है, ठीक है, तो वो महिला 3,500 रुपए मेडिकल बोनस के तौर पर पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, अगर ये अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड किया गया है, ठीक है, तो वो भी अमाउंट मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद, ठीक है, उनको अगर फ्री मेडिकल मतलब एक्सपेंस नहीं दिया जाता है,
तो 3,500 रुपये वो महिला एंटाइटल होंगी अपने एम्प्लॉयर से क्लेम करने के। चलिए, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग लीव। नो एम्प्लॉयर शैल नोइंगली एम्प्लॉय अ वीमेन नॉर शैल शी वर्क ड्यूरिंग द 6 वीक्स इमीडिएटली फॉलोइंग डिलीवरी, मिसकैरेज और मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी एम्प्लॉयर ड्यूरिंग ये मैटरनिटी लीव जो होता है ना, उसके दरमियान उनसे कोई काम नहीं करवा सकता है। ठीक है, और खास करके 6 वीक डिलीवरी के बाद। ठीक है, और अगर कोई उन्होंने गर्भपात कराया है तो उसके 6 वीक बाद, या मेडिकल टर्मिनेशन कराया है उसके 6 वीक बाद। ठीक है, कोई भी एम्प्लॉय उनसे काम नहीं करवा सकता, कोई भी एम्प्लॉयर। इसके बाद है एडिशनली ए प्रेग्नेंट वुमन मस्ट नॉट बी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म एडिवस और स्ट्रेंड्रियस वर्क ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ प्रिसाइडिंग दोज 6 वीक्स नॉर ड्यूरिंग एनी पोर्शन ऑफ 6 वीक्स शी हैज टेकन एज लीव। ये बोल रहा है कुल मिला के कि उन्होंने मैटरनिटी लीव ले लिया है तो आप उस दरमियान उस महिला से कोई भी काम नहीं करा सकते, सिंपल। ठीक है, खास करके 6 वीक्स आफ्टर मतलब डिलीवरी। ठीक है, चाहे वो मिसकैरेज हो, चाहे मेडिकल टर्मिनेशन के द्वारा किया गया हो, या डिलीवरी उन्होंने किया हो, 6 वीक के इमीडिएट बाद आप उनसे कोई भी काम नहीं करा सकते ड्यूरिंग लीव। नेक्स्ट है नोटिस एंड पेमेंट मैकेनिज्म अंडर सेक्शन 62। द वीमेन मस्ट सबमिट अ रिटर्न नोटिस इन प्रिस्क्राइब फॉर्म टू हर एम्प्लॉयर, specify the date from which she will absent herself. This date cannot be earlier than 8 weeks before expected delivery date। ठीक है, ये बोल रहा है कि कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट है और उनके डिलीवरी में अभी 8 वीक है, ठीक है, तो वो उससे पहले जो है उससे ज्यादा पहले वो अपने एम्प्लॉयर को नोटिस नहीं देगी। 8 वीक अभी से एक्सपेक्टेड है तो आप अब कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को नोटिस, और उनको नोटिस में बोलना है कि भाई मैं यहाँ इस दिन से एब्सेंट रहूंगी क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा अभी 8 वीक बाकी है। ठीक है, तो यह है, तो एक्सपेक्टेड डिलीवरी से 8 वीक पहले आपको ये नोटिस अपने एम्प्लॉयर को देना होगा। ठीक है, अभी है इफ द नोटिस वाज नॉट गिवन बिफोर डिलीवरी। ठीक है, फॉर लेजिटिमेट रीजन शी मे प्रोवाइड इट एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, किसी कारणवश उन्होंने नोटिस नहीं दिया, ठीक है, उनके पास लेजिटिमेट अगर रीजन है तो वो रीजन आप वो नोटिस आप डिलीवरी के बाद भी अपने कंपनी को दे सकते हैं विद रीजन कि आपने क्यों डिलीवरी से पहले नहीं दिया था। On receiving the notice, the employer must allow her to abstain from work during the leave period। ठीक है, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस सोशल सिक्योरिटी मेजर्स अप्लीकेबल स्पेसिफिकली इन टू बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी मेजर कौन कौन से हैं जो बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए एप्लीकेबल हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है, उसके बारे में डिस्कस करने बोल रहा है। तो देखिए, सबसे पहला द कोड कवर्स ऑल एम्प्लॉयर्स, ठीक है, engaged in building and other construction work which is broadly defined to include construction worker, repair worker। ठीक है, मेंटेनेंस का कोई काम करता है वो, डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग का काम करता हो, रोड का काम करता हो, रेलवे का काम करता हो, इरिगेशन का काम करता हो, पाइपलाइन का काम करता हो, डैम का काम करता हो, टावर पे काम करता हो, मतलब बनने का, ये सारे कंस्ट्रक्शन वर्क हो गए ना। ठीक है, ये तो exclusion apply to a small scale residential construction under a certain cost threshold or other favor than 10 worker in the prior year। लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेस, ये तो सभी को पता है, जो भी बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन होता है उसका 1 से 2% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे लेता है। ठीक है, और वो जो है कंस्ट्रक्शन वर्कर के वेलफेयर में जाता है, ये भी आपको पता है, इसी को सेस भी कहा जाता है। अब यहाँ पे मेन ये बोल रहा है कि सोशल सिक्योरिटी मेजर क्या क्या है। ठीक है, तो देखिए इनके इसके अंदर है वेलफेयर फंड एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड। इसके अंदर जो है, इस एक्ट के अंदर, सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर सोशल सिक्योरिटी मेजर के तौर पर वेलफेयर फंड बनाए गए हैं। ठीक है, वेलफेयर बोर्ड बनाए गए हैं जो एक्सीडेंट बेनिफिट देते हैं, जो भी वर्कर इंजर्ड हो जाते हैं उनको। इंश्योरेंस स्कीम आया है, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं उनके स्कीम्स करते हैं। ठीक है, पेंशन स्कीम इस एक्ट के तहत लाया गया है।
हाउसिंग असिस्टेंस है, लोन का सुविधा दिया गया है, हाउस कंस्ट्रक्शन का जो है उनके लिए लोन दिया जाएगा, एजुकेशन सपोर्ट मिलेगा उनके चिल्ड्रन को, मेडिकल एड मिलेगा अगर वो मतलब बीमार होते हैं तो, मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा अगर कोई महिला कंस्ट्रक्शन वर्कर है तो, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं, ये जो सारे बेनिफिट्स हैं, स्कीम्स हैं, वो कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स ही हैं, ठीक है, जो अप्लाई होते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, ठीक है। तो वेलफेयर फंड और वेलफेयर बोर्ड जो है ये सारे स्कीम को मॉनिटर करता है और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। द कोड मैंडेट्स फॉर्मिंग सोशल सिक्योरिटी फंड एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल टू फाइनेंस वेलफेयर स्कीम, ठीक है, फॉर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर. Funding sources include central and state government contribution, employer contribution, CSR fund, and other notified sources. Welfare scheme for construction workers, such as finance through these funds. This unified funding mechanism aims to consolidate welfare delivery, registration, and benefit under the framework, even while continuing construction worker a specific provision like cess welfare fund and सोशल सिक्योरिटी बोर्ड स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो सोशल सिक्योरिटी मेजर के तौर पे कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, ठीक है, सरकारें जो है बहुत सारा काम करते हैं। इस पहली बात तो इसके अंदर जो है बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क को ऐड कर दिया गया, अल्टरेशन का वर्क हो गया, रिपेयर का वर्क हो गया, मेंटेनेंस का वर्क हो गया, डिमोलिशन का वर्क हो गया, पाइपलाइन का वर्क हो गया, सभी कंस्ट्रक्शन वर्क में आ जाएंगे, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है जो भी ये कंस्ट्रक्शन का मालिक होगा, कंस्ट्रक्ट करवा रहा होगा, उनसे 1 या 2% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लेगा, ठीक है। जैसा गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन में होगा उस हिसाब से ये रेट होगा, और ये जो है वेलफेयर में जाएगा, किसके, वर्कर्स के, ठीक है। अभी इसमें जो है एम्प्लॉयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है कि आपको ये सेस भरना ही भरना है, ठीक है, 1 से 2% जो भी है आपको भरना है, ठीक है। इसके बाद अगर आप ये नहीं भरते हो 1 से 2% जो भरने के लिए बोला गया है, तो आपके ऊपर इंटरेस्ट भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट भर के भी लिया जाए तो वेलफेयर में जाएगा, किसके, वर्कर्स के, ठीक है। अब वर्कर्स के लिए क्या क्या है, तो एक है वेलफेयर फंड जो काम करता है और दूसरा है वेलफेयर बोर्ड, ठीक है। अब दोनों ही मिलके जो है क्या क्या बेनिफिट देता है लोगों को, ये जो कलेक्टेड होते हैं सेस वगैरह, टैक्स वगैरह, तो देखिए, पहला है एक्सीडेंट बेनिफिट उनको दिया जाता है, ठीक है, अगर वो इंजर्ड हो जाते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम दिया जाता है। इसके बाद पेंशन स्कीम उनके लिए लागू किया गया है, हाउसिंग असिस्टेंस है, लोन फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन है, एजुकेशन सपोर्ट फॉर चिल्ड्रेन है, मेडिकल एड है, ठीक है, और इसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट है। तो ये सारी सुविधाएं जो है कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटी के तौर पर ही कंस्ट्रक्शन वर्कर को दिए जाते हैं। नौवां सवाल है आपका, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वीमेन अंडर द ओस कोड, व्हाट प्रोटेक्शन आर अफोर्डेड टू फीमेल वर्कर, ठीक है। तो बोल रहा है कि कौन कौन से स्पेशल प्रोविजन है महिला के लिए, ठीक है, अगर वो ओस कोड के तहत काम करते हैं तो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला, स्पेशल प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन अंडर ओस कोड includes protection afforded to female worker। फर्स्ट है राइट टू वर्क इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंड रोल, ठीक है। महिलाओं को उस कोड के तहत ये पूरा अधिकार है कि वो किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकती हैं। ये फर्स्ट स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। उनको जिस फील्ड में काम करना है वो कर सकती हैं। आजकल तो महिला को अगर रात को काम करना है तो वो रात को भी कर सकती हैं, इतना फैसिलिटी दे दिया गया है उनको, ठीक है। तो पहला स्पेशल प्रोविजन है राइट टू वर्क इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट एंड ऑल रोल, मतलब कोई भी रोल में अगर उनको चाहिए कि भाई मैं मैनेजर बन के करना चाहती हूँ तो मैनेजर के लिए कैपेबल है तो वो बन सकती है, कर सकती है, ठीक है। तो इसमें जेंडर बायसनेस हटा दिया गया है। दूसरा है नाइट वर्क। नाइट वर्क भी स्पेशल प्रोविजन है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये पहले नहीं था, पहले दिन में ही महिलाओं को काम करने का अधिकार था। अभी जो हमारा नया ओस कोड आया है
उसमें महिला को बिफोर 6 AM आफ्टर 7 PM, मतलब 7 से 6 बजे तक नाइट वर्क वो कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन उनके कंसेंट के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने जबरदस्ती बोला तब की कर रही है, नहीं, अगर वो कंसेंट दे रही है कि मुझे करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये दूसरा हो गया इनका स्पेशल प्रोविजन। तीसरा है सेफ्टी एंड एमेनिटीज रिक्वायरमेंट, उनके सेफ्टी के लिए भी आपको जो है बंदोबस्त करना है, ठीक है, पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, उनके आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का पूरा व्यवस्था होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है हेल्दी वर्किंग इन्वायरमेंट होना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो महिला है तो उसके लिए कोई डिसएडवांटेज नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी सुविधाएं, ठीक है, महिलाओं के लिए स्पेशल बनाए गए हैं। नेक्स्ट है हजार्डस वर्क, when the government deems certain work dangerous for women's health or safety, it may require employer to introduce adequate safeguard before employing women, ठीक है। ये बोल रहा है कि अगर कोई ऐसा वर्क है जो डेंजरस है या हजार्डस है तो उसमें महिलाओं के लिए स्पेशल प्रोविजन, ठीक है, उनके लिए अडेक्वेट सेफगार्ड का भी बंदोबस्त किया जाना चाहिए, तभी महिलाओं को उसमें रोजगार दिया जाएगा। तो ये भी स्पेशल प्रोविजन हो गया। नेक्स्ट है क्रिज फैसिलिटी। क्रिज फैसिलिटी अभी ही बताया था मैंने, जो महिलाएं बच्चों को लेके आती है, जैसे मान के चलिए उनका कोई बच्चा है, 5 साल का है, 4 साल का है, 3 साल का है, 2 साल का है, 1 साल का है, ठीक है, तो वो बच्चे को घर पे तो छोड़ के नहीं आ सकती, ठीक है, तो वो अपने बच्चे को साथ में लेके आएगी काम करने, तो उनके बच्चे के रहने के लिए, ठीक है, झूला वगैरह या कोई एक बाई होगी जो बच्चों को खिलाएगी, ठीक है, ऐसा। तो ऐसा कुछ फैसिलिटीज होने चाहिए अगर आप महिलाओं को अपने यहाँ पे काम पे रखते हो तो, ठीक है। लेकिन ये क्रिज फैसिलिटी का प्रोविजन 50 वीमेन जहाँ पे काम करती होंगी वहीं पे अप्लाइड होता है। अब 2-4 महिला काम करती है तो वहाँ पे क्रिज फैसिलिटी की व्यवस्था जरूरी नहीं है। लास्ट है कंप्लायंस विद पॉस कोड। पॉस कोड वही जो था ना, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, तो इस कोड का भी कंप्लायंस होना चाहिए। हर कंपनी में आईसीसी का गठन होना चाहिए। आईसीसी मतलब इंटरनल कंप्लेंट कमिटी। अगर किसी महिला के साथ वर्क प्लेस पे किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो महिला वो उस इंटरनल कमिटी के पास कंप्लेन कर सकती है। फिर वो कमिटी उसका इंक्वायरी करेगी, जो भी दोषी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये हो गया आपका विमेन से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजन अंडर ओस कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां सवाल। इन्वेस्टिगेट हाउ अवेयरनेस प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स इनहांसिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कल्चर अमंग्स एम्प्लॉइज अकॉर्डिंग टू प्रोविजन सेट आउट इन दी ओस कोड, ठीक है। व्हाट स्ट्रेटजी शुड बी एम्प्लॉयड, ये बोल रहा है इन्वेस्टिगेट हाउ अवेयरनेस प्रोग्राम कंट्रीब्यूट, ठीक है, ये बोल रहा है कि बताइए कैसे अवेयरनेस प्रोग्राम जो है ओस कोड के तहत एक सेफ्टी का माहौल बनाएगा, ठीक है, सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करेगा ओस कोड के तहत, ठीक है। तो देखिए द रोल ऑफ अवेयरनेस इन कल्टिवेटिंग एन ओस कल्चर। पहला है एम्पावरिंग वर्कर थ्रू इन्फॉर्मिंग एंड ट्रेनिंग। अगर हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, अगर हम उनको अवेयर करते हैं कि भाई तुम्हारे ये अधिकार हैं, तुम्हें कंपनी से ये जानने का अधिकार है कि भाई तुम जो काम कर रहे हो उसमें क्या क्या मतलब सेल्फ मेजर्स बनाए गए हैं, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन लेने की पूरी जानकारी है कि ये कंपनी हजार्डस वर्क के लिए काम करती है या सिंपल वर्क के लिए, ये पूरा आपको अधिकार है, ठीक है। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि कैसे काम करेंगे, अगर आग लग जाता है तो कैसे आप लोग वहाँ पे जो है उसको आग को बुझा पाएंगे अगर कोई ऐसा हजार्डस वर्क हो रहा है तो, ठीक है। तो ये सारा क्या है, ये कहीं ना कहीं हम एम्पावर कर रहे हैं वर्कर को, ठीक है, जिससे सेफ्टी कल्चर को प्रोमोट मिलेगा, मतलब इन्हांस होगा। दूसरा है प्रोमोटिंग पार्टिसिपेशन एंड ओनरशिप। द कोड emphasize वर्कर पार्टिसिपेशन encouraging them to report risk, participate in safety committee and engage in inspection. The two-way communication ensures safety becomes ingrained and as everyone's responsibility, not just management, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर आप ट्रेनिंग वगैरह देते हैं तो इससे क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, हमें पार्टिसिपेशन को प्रमोट करना है।
हर बंदा अगर किसी के साथ कुछ होता है तो वो रिपोर्ट करे उस चीज को, ठीक है। अगर कंपनी में कोई ऐसा रिस्की काम है उसको भी रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। तभी तो आप मतलब कंपनी को लायबल ठहरा पाएंगे ना। अगर वो कंपनी आपको मास्क नहीं दे रहा है और काम है हजारदस्त तो कैसे कीजिएगा आप, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं तो आपको आना पड़ेगा, सामने रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इससे सेफ्टी कल्चर जो है प्रोमोट होगा। तीसरा है embedding safety into organizational DNA. A strong safety culture emerges from consistent leadership commitment, open communication, and visible behavior expectation supported by awareness initiative. ठीक है, अवेयरनेस फैलाएंगे तो इससे क्या होगा, सेफ्टी कल्चर जो है स्ट्रांग होगा, ठीक है। और उसके लिए ओपन कम्युनिकेशन भी ज़रूरी है। जो एम्प्लॉयर से हमें बात करना चाहिए, एम्प्लॉय से बात करना चाहिए, दोनों ने बैठ के मिल के बात करना चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये टू वे कम्युनिकेशन है। दोनों को आपस में बैठ के इसके ऊपर विचार करना चाहिए, तभी वो जो है क्या बोलते हैं उसको, अवेयरनेस को हम सेफ्टी कल्चर को स्ट्रांग कर पाएंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम रीइंफोर्स एक्सपेक्टेशन बिहेवियर्स, shaping how individual respond to hazard and conduct daily operation। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ स्ट्रेटजी के बारे में बताया गया है जिससे आप जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कल्चर को जो है इन्हांस कर सकते हो थ्रू अवेयरनेस। पहला है टेलर्ड ट्रेनिंग, कस्टमाइज programs to workforce needs, use local language, visual aids, hand-on drills, including risk specific content, refresher sessions, reinforce habits। ठीक है, तो मतलब इस तरीके का ट्रेनिंग देना पड़ेगा आपको। लोकल लैंग्वेज का यूज करिए, उनको बताइए, विजुअली अगर वो समझ पाते हैं तो एक मस्त वो बनाइए स्लाइड टाइप का, ठीक है, और उनको बताइए ऐसा। फिर है सेफ्टी कमिटी एंड इंगेजमेंट फोरम, सेफ्टी कमिटी का गठन किया जाना चाहिए, ठीक है। इस्टेब्लिश वर्क मैनेजमेंट सेफ्टी कमिटी, ठीक है, जैसा उस कोड में मैंडेट किया गया है, जो ये देखेंगे कि किसी भी कंपनी में सेफ्टी मेजर्स को यूज किया जाता है या नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन चैनल, यूज डाइवर्स मीडिया, पोस्टर, सेफ्टी न्यूज लेटर्स, डिजिटल अलर्ट टू डिसेमिनेट सेफ्टी इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल लेवल। ठीक है, मतलब एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए जिससे मतलब हर कंपनी के अंदर जो भी इम्प्लॉयज हैं उन तक हम पहुंच पाए, उन तक अपनी बात रख पाए, ठीक है। सेफ्टी ब्रीफिंग्स हम उनको दे पाए, ये सारी चीजें हैं। फिर है रिकॉग्निशन एंड बिहेवियरल इंसेंटिव्स, इनकरेज सेफ्टी सेफ बिहेवियर थ्रू रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, ये बोल रहा है कि रिकॉग्नाइज कीजिए अगर कोई बिहेवियरल इंसेंटिव्स लीजिए, कोई अच्छा काम कर रहा है उसमें, ठीक है। पूरे मतलब मान के चलिए जो मास्क लगाना था वो लगा के कर रहा है, सालों साल मास्क लगा के कर रहा है, तो उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दीजिए ताकि लोग मोटिवेट हो, ठीक है। अगर मैं सारे मतलब अच्छे से अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ सेफ्टी मेजर को ध्यान में रख के, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं किसी को मोटिवेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मुझे कोई रिकॉग्निशन मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, तो दूसरे भी प्रभावित होंगे कि यार देखो इसने इतने अच्छे से काम किया, पूरा सेफ्टी मेजर के साथ इसने काम किया तो इसको अवार्ड मिला, तो कल से हम भी सेफ्टी मेजर्स के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है रिवॉर्ड भी देना है और रिकॉग्नाइज भी करना है। नेक्स्ट है इंसिडेंट रिपोर्टिंग, अगर कुछ ऐसे हादसे होते हैं, ठीक है, तो उसका रिपोर्टिंग भी जरूरी है। इससे अवेयरनेस फैलेगा, प्रिवेंट होगा कि भाई ये दोबारा वापस से ना हो। यही सारी चीजें इसके अंदर दी गई हैं। तो अभी तक में हम लोगों ने 10 सवाल डील किए हैं, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये 10 सवाल हो गया, 5 सवाल है और कल हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और खत्म करने के बाद हम लोग सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा मोकल का, उससे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है।